अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी आपके प्रोग्राम कड़वा सच में आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिजली के बदतरीन बहरान और भारत की आबी जारहियत के खिलाफ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़लस्तीन, उर्दन, शाम, लिबनान, मिस्र, बैतुल मुक़द्दस पर हुकूमत की, लेकिन जब उसका विसाल हुआ तो कर्ज लेकर उसको दफन किया गया। उनकी ज़ाती जायदाद एक घोड़ा, एक तलवार, एक जरा, एक दिनार और 36 दिरहम थे। वो ख्वाहिश के बावजूद भी हज न कर सके क्योंकि उनके पास रकम न थी, और वो भी हुक्मरान थे इस कायनात पर। नाज़रीन, आपको बताना चाहते हैं कि तवील दुरानिये की बिजली की लोड शेडिंग ने मुल्क के तूलो अर्ज में लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया है। शदीद गर्मी में घंटों बल्कि दही इलाकों में कई दिनों तक लोग बिजली की नेमत से महरूम रहते हैं। कारखाने बंद हैं, ज़राअत का शोबा भी लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तालीमी अदारों और अस्पतालों की कारकर्दगी पर भी असर पड़ रहा है। सरकारी दफातर में लोड शेडिंग की वजह से काम का हर्ज हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग के बाद कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ गई हैं और पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान की लपेट में है, जबकि अवाम तवानाई के अजियतनाक बहरान का बराह रास्त निशाना बने हुए। नाज़रीन, इस हवाले से हम अपने रिपोर्टर आजम जमशेद की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि लोग क्या कहते हैं। अपनी दुकानों और वर्कशॉप्स पर बैठे बिजली के बहरान और लोड शेडिंग के सताए हुए ये ताजर और मजदूर लोग किसी ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो आकर मुल्क से बिजली के बहरान और लोड शेडिंग का खात्मा कर सके। हम लाइट की वजह से बहुत परेशान थे और ज़ारी साहब से मेरी गुजारिश है कि रमजान का माह है, इस वजह से थोड़ी सी सेंस करें कि लाइट कम से कम आए, हमारा कारोबार और पानी आए। सहरी के वक्त भी लोड शेडिंग का अभी के नवाला मुंह में होता है और लाइट चली जाती है। उधर अफ्तारी के लिए तैयारी शुरू हो रही होती है, माँ बहन बेटियां तैयारी में लगी होती हैं, लेकिन लाइट फिर चली जाती है। मुल्क में बिजली का बहरान इस हद तक शिद्दत अख्तियार कर चुका है कि जिसकी मुल्की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। बिजली के इस बहरान और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम और ताजर बरादरी का कारोबारी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दिया है। बिजली का ये जो बहरान है, ये हुक्मरानों की नाअहली है। 4 साल से, गुज़िश्ता 4.5 साल से हुक्मरान ये जो झूठे लारे देते रहे हैं अवाम को। जो पहले मिनिस्टर बिजली थे, उन्होंने 3 साल लोगों को इस लारे में रखा कि बिजली आ रही है, कल बिजली आ रही है, इस दिसंबर में आ रही है। 3 दिसंबर उन्होंने निकाले हैं। अब राजा रेंटल साहब उनको वज़ीर आज़म बना दिया। उन्होंने कहा था सहरी और इफ्तारी के दौरान बिजली नहीं जाएगी, लेकिन पहले से बिजली की लोड शेडिंग सहरी इफ्तारी में ज्यादा है। सहरी इफ्तारी के अलावा भी सारा दिन बत्ती जा रही है। ये वफाकी हुकूमत ने वादा किया था, इन वजीरों ने वादा किया था कि बिजली नहीं जाएगी, मगर बिजली पहले से भी ज्यादा जा रही है। पहले टाइम लगता था, अब वो भी नहीं लगता। टाइम बिजली से लगेगा ना टाइम, वो इसी के हिसाब से ना टाइम नहीं लगता, ना काम कर सकते ना, और बस ऐसे फैरक बैठ के चले जाता है। ऊपर से ईद आ रही है। बिजली की गैर मुतवक्की लोड शेडिंग और बहरान ने बाजार सुनसान करके रख दिए हैं और ताजर बरादरी अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो चुकी है। फैक्ट्रियों और वर्कशॉप पर काम करने वाले मजदूर आने वाले ईद के दिनों के लिए इंतहाई परेशान हैं, लेकिन अरबाब अख्तियार अवाम के इस गंभीर मसले से बेखबर इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। अवाम और ताजर बरादरी का यह कहना है कि रमजानुल मुबारक के महीने में जारी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने इनका कारोबार जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दिया है, जिसकी वजह से इनकी ईद की खुशियां मानंद पड़ गई हैं। कैमरामैन सलीम चिश्ती और रिपोर्टिंग टीम के साथ आजम जमशेद, रॉयल न्यूज। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। अवाम तो इस चक्कर में है कि उनके साथ हुक्मरान आए दिन वादे करते हैं, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं होते। आज जबकि रमजानुल मुबारक का महीना है और उस महीने में लाहौर में बिजली की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि रमजानुल मुबारक को लोड शेडिंग बहुत कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर 1 घंटे बाद बिजली चली जाती है। जिस दौरान बिजली आती है, सिस्टम ओवरलोड होने के बायस या तो बार बार ट्रिप कर जाता है या उनको मजबूरन बिजली बंद करनी पड़ती है। शहर के ज्यादातर इलाकों में लोग सहरी और अफ्तारी भी अंधेरे में ही करते हैं। रमजानुल मुबारक से पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि बिजली के शॉर्टफॉल पर काबू पा लिया गया है और रोजों में लोड शेडिंग बहुत कम होगी, लेकिन जैसे ही रमजान आया हुकूमत के दावों का पोल खुल गया। लाहौर में 12-12 घंटे बिजली गायब रहती है और जिसकी वजह से शहर के बेशतर इलाकों में पानी भी नहीं है।
हैं, लोग ना कपड़े धो सकते हैं ना बर्तन। सहरी और इफ्तारी के वक्त भी लोड शेडिंग और पानी का मसला रहता है। मसाजिद में इबादत भी बिजली के बगैर ही होती हैं और रमजानुल मुबारक में ईद से पहले बाजारों में रौनकें बढ़ जाती हैं, लेकिन लोड शेडिंग ने कारोबार भी मांद कर दिया है। दर्जी भी 1 घंटा काम करते हैं और दूसरा घंटा बिजली का इंतजार करते हैं। रमजानुल मुबारक और शदीद हब्स में लोड शेडिंग तो अवाम के लिए मुस्तकिल अजाब है, साथ ही बिजली की बार बार ट्रिपिंग से कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया भी खराब होने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत या बातों से न टरखाए या बिजली का बहरान हल करने के लिए इकदामात करें। नाजरीन, जेलम में ग्रिड स्टेशन को आग लगा दी गई है। इस हवाले से जेलम से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ कदीर बेग लाइन पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। कदीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। कदीर साहब ये बताइएगा कि जेलम में ग्रिड स्टेशन को आग लगा दी गई है, वो किस वजह से लगाई गई है? अवाम बिजली और महंगाई के बहुत पहले सताए हुए थे, लेकिन जैसे ही रमजान शुरू हुआ उनके गम गुस्से में और भी शिद्दत आ गई कि ना सहरी ना अफ्तारी की बिजली है और ना ही कभी तरावी के वक्त, तो लोगों का शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा था। इस गम गुस्से के बारे में आज जेलम की तारीख में इतना शदीद एहतजाज हुआ है कि आज तक जेलम में इतना एहतजाज नहीं हुआ। जहाँ ग्रिड स्टेशन में गैस पाइप लाइन को जला दिया गया है, उसके दफ्तर को जला दिया गया है। यहाँ एक सब ऑफिस है वाप्ता का, उसके अंदर आग लगा के उसके अंदर एक गाड़ी थी, उस सारे को आग लगा दी गई है। और जितना यहाँ पर फर्नीचर था और जितने कागजात थे उन सबको आग लगा दी गई है। जेल की में ऐसा एहतजाज कभी नहीं हुआ। दोनों तरफ से रोड बंद है और आग लग रही है और शोले उठ रहे हैं दफ्तरों में। अच्छा ये बताइएगा कि क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है इस हवाले से? पुलिस फायर ब्रिगेड कोई भी नजदीक नहीं आ रही, सब दूर दूर है। यानी अवाम बिफरे में है, आपके कहने से ये मुराद है? अवाम शदीद बिफरे हुए हैं, तो इस वजह से कि रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है। इस महीने में इफ्तारी और सहरी और तरावी के वक्त खास तौर पर बिजली जा रही थी, लोड शेडिंग हो रही थी। एक ऐसा मुसलमानों का मुल्क है कि मुसलमानों की इबादत है, अपने फराइज उन्होंने अंजाम देने होते हैं और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से लोग रोजे नहीं रख रहे। अच्छा कितने घंटे बिजली जा रही है जेलम में? 14 से 20 घंटे बिजली जा रही है और गैर रोजानिया है, और यहाँ पे कुछ लोगों ने फायरिंग भी शुरू कर दी अभी। अच्छा आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं? जी मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूँ, आग के शोले भड़क रहे हैं। और ये फायरिंग किस तरफ से हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं फायरिंग? यहाँ पर सैकड़ों तादाद में नौजवान जमा है, कोई समझ नहीं आ रही किस तरह से। जी बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और अपने नाजरीन को भी बताते जाएंगे। नाजरीन देखें कि ये हाल हो चुका है कि जब सहरी के वक्त भी लोग रोजा रखने के लिए उठते हैं तो उनको उस वक्त भी लाइट नहीं होती, तो वो तैयारी करें तो कैसे करें, पकाएं तो कैसे पकाएं, अंधेरे में कौन पका सकता है। जब अफ्तारी का वक्त होता है तो अफ्तारी के वक्त भी ये हालात होते हैं, तो लोग जाएं तो किधर जाएं। इस हुकूमत ने तो अवाम के ऊपर वो अजाब मुसल्लत कर दिया है जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। और अगर आज लोग मुश्तिल होकर सड़कों पे निकल रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, मैं ये समझता हूं ये तरीका दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो करें तो क्या करें, क्योंकि ग्रिड स्टेशन जलाने से नुकसान हम अपना ही कर रहे हैं। लेकिन इश्तियाल को कैसे रोका जा सकता है? बेरोजगारी, महंगाई, दहशतगर्दी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के शदीद एहसास ने पहले ही अवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी थी, मगर पेट्रोल, चीनी, लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और बिजली के नरखों में हालिया इजाफे ने तो उससे जीने का हक भी छीन लिया है। और पाकिस्तान को कई बरसों से तवानाई के बहरान का सामना है जो गुजरते वक्त के साथ साथ मजीद शदीद होता जा रहा है। बढ़ती हुई तेल की कीमतें दुनिया भर की मईशतों पर असरअंदाज हो रही हैं। बिजली और गैस की कमी पाकिस्तान में एक बहरान की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। और नाज़रीन आपको एक बात और बताते जाएं कि नेपरा ने एक बार फिर बिजली की कीमतों में 24 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। और हमारे नाज़रीन हमारे साथ जावेद सलीम हैं जो कि तज्जिया निगार हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जावेद सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत का। आप ये बताइएगा कि इस बिजली के बहरान पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखें भाई, अर्ज ये है कि ये इस बहरान पे काबू पाना मुश्किल नहीं है,
जी जी, अगर हुक्मरानों की नीयतें ठीक हो तो ठीक है। एक्चुअल बात ये है कि ये लोग बिल्कुल मिन जुमला करप्ट हो चुके हैं, ज़हनी तौर पे, किरदार के तौर पे, बिल्कुल अपने किरदार से भी। जी, अर्ज ये है कि अवाम का इनको एहसास है ही नहीं, इन लोगों के पास कोई प्लान है ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि बहरान पे काबू पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बददियानती हो जाए ना तो अपने ज़मीर पे काबू पाना जो है ना, बस इन लोगों के ज़मीर पे काबू अवाम तो पा नहीं सकती। ये हर दूसरे दिन कह देते हैं कि जी, मेरा ख्याल लाइन कट गई। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको ये भी बताना चाहिए, जिस तरह उन्होंने बताया है कि इस वक्त हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, खास तौर पे हुक्मरानों के, कि वो लोग काबू पाना चाहें तो पा सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो किसके इशारों पे खेल रहे हैं। और हत्ता के आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने बिजली घरों को सालाना तेल की फराहमी में 10 अरब रुपए की चोरी का इंकशाफ किया है, और ये चोरी पकड़ ली गई है, लेकिन उस पे अभी तक खामोशी है। एक कॉलर हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप कैसे हैं? जी मेरी बहन, अल्लाह का शुक्र है। मेरी बहन कहां से बात कर रही हैं आप? जी मेरी बहन बोलिएगा। मेरी बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल लाइन कट गई है। नाजरीन, भारतीय आबी डाकाजनी शुरू हो चुकी है और पाकिस्तानी दरियाओं पर गैर कानूनी डैम बनाने शुरू कर दिए हैं इंडिया ने, और दरियाए चिनाब पर बरसर और चस्पा डैमों की तामीर से 34 लाख एकड़ पानी जखीरा वो करेगा और 76 लाख एकड़ जमीन सैराब करेगा, जबकि वो 35,000 मेगावाट बिजली जो है इससे पैदा करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। नाज़रीन, एक कॉलर और है, उनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन साहब और कहां से बात करेंगे? जी, अम्मार गिलानी कर रहा हूँ, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन इसका से। जी जी गिलानी साहब। अच्छा सर, मैं जानना चाह रहा था कि तवानाई के बहरान की बात हो रही है ना? जी जी जी। सर ऐसे है कि ये जो हमारे इसका जो असल मंबा है, जो इसके असल जिम्मेदार हैं, जी जी, वो तो हमारे हुक्मरान हैं। बिल्कुल बेशक जी। सर इस आखिरी दिन लास्ट हमारे इधर भी एहतजाज हो रहा था डस्का में, जिसमें हमारी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने भरपूर हिस्सा लिया। अच्छा। उसमें ये कहा जा रहा था जी कि आप हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी नहीं करें। आया मैं पूछना चाहता हूँ, ये बात ठीक है कि हम हुक्मरानों के खिलाफ बात नहीं करें? क्या वो इस बात का इस जो हमारे बहरान हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया गया है उसके जिम्मेदार नहीं है? मेरे भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर ये हुक्मरान ना होते तो ये जो हमारे ऊपर अजाब तारी है ये कभी भी ना होता। आज ये जिस अजाब को हम झेल रहे हैं, और खास तौर पे रमजानुल मुबारक के महीने में, ये सारे का सारा इनका किया धरा है। देखिए सर, ये जो इन्होंने बहरान की बात, ये 5 साल पूरे होने को है। अगर ये कुछ करते हमारे लिए, अगर ये रेंटल पावर के अलावा अगर कोई पैदावारी प्लांट्स लगाते, तो जरूर हमारा इस पे जो है ना कोई काबू पा लिया जाना था। इसमें ऐसे है कि अभी ये जो रमजान से पहले हमारे साथ मुआहदा किया गया, या हमारे अवाम के साथ एक अहद किया गया कि हमें सहरी, अफ्तारी और नमाजों के औकात में जो है ना बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन ये जो हमारे वजीर आजम साहब है, जिनको ताजा रेंटल के नाम से आजकल जाना जा रहा है, वो बोल रहे हैं जी कि ये उन्होंने ये वादा किया, लेकिन उसे अब वो वफा नहीं कर रहे। उसकी बजाय उसका उल्ट हो रहा है कि नमाज के वक्त भी लाइट जाती है, और अब सहरी और अफ्तारी के वक्त खास तौर पर लाइट जो है ना वो जा रही। मेरे भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये सारी कौम जो है वो इस अजाब को झेल रही है। अगर राजा साहब आए हैं तो उनका काम ये था कि जब वो वजीर बिजली थे तब भी उन्होंने वादे किए थे, लेकिन किसी भी वादे को इफा नहीं किया। नाज़रीन, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसका नाम रिवर लिंक मंसूबा है, ये इंडिया बना रहा है, और शुमाली और मगरबी दरियाओं को मिलाया जाएगा, और 2016 तक 37 दरियाओं का रुख शुमाल से जनूब की तरफ मोड़ दिया जाएगा, और जिस पर 500 खरब रुपया लागत आएगी। और भारत में एक और देखें
حیرت کی بات ہے کہ بھارت میں فی ایکڑ پانی کا خرچہ صرف 600 روپے ہے، جبکہ پاکستان میں 8000 روپے ہے، اور ورلڈ بینک نے 1 ارب 9 کروڑ ڈالر قرضے کی منظوری دی تھی، جس سے 1410 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ خاموش ہیں، پتہ نہیں وہ پیسہ گیا تو کدھر گیا۔ اب تربیلا ڈیم کی چوتھی بار جو توسیع کی گئی ہے، اس میں ہائیڈ پاور پروجیکٹ 21 سال میں قرض واپس کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل بینک آف کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کو نے 40 کروڑ روپے کا قرض دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ان پروجیکٹ سے کھپت اور پیداوار کے درمیان فرق کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ ڈرپ سسٹم جو نیا انٹروڈیوس کرایا گیا ہے وہ 250 ملین کی لاگت سے لگایا جائے گا، جس سے 1,20,000 ایکڑ رقبہ سیراب کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ہائی ڈیفیشنسی سسٹم لگایا جائے گا۔ اس سسٹم کو ڈرپ اینڈ سپرنکل سسٹم کہا جاتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، یہ بجلی کا بحران ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور دوسری طرف دیکھیں جنریٹر کا کاروبار جو ہے وہ بہت عروج پر چلا گیا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی جی میرے بھائی کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سے بات کر رہا ہوں۔ جی اچھا، آپ مہربانی فرما میرے بھائی مہربانی فرما کے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے بند کر دیجیے گا۔ میرے بھائی آپ کی آواز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنا ٹیلی ویژن جو ہے اس کی آواز بند کر دیں۔ اچھا سر، شام دوپہر میں ڈیم بن رہا ہے تو وہ ڈیم جو خراب کی روڈ ان کی خراب ہے، ابھی تک وہ روڈ اور لوگوں نے صحیح نہیں کیا ہے، تو وہ ڈیم کس طرح رہے گا؟ اچھا جی بہت بہت شکریہ جی، آپ کی آواز میں بہت زیادہ ڈسٹارشن ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ بھی بجلی کے حوالے سے ہی پریشان ہوں گے اور آپ یہی بات کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک بات اور بتاتا جاؤں کہ پاکستان منصوبہ بندی کمیشن نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں امن و امان کی خراب صورتحال، توانائی کے بحران اور معاہدوں پر عمل درآمد میں کوتاہیوں نے غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور غیر جانبدار مبصرین بھی معیشت کی سست رفتار کی بڑی وجہ جو ہے وہ توانائی کے بحران کو قرار دیتے ہیں، جبکہ مقامی سرمایہ کار بھی بجلی اور قدرتی گیس کی فراہمی میں عدم استحکام کی وجہ سے پریشان ہے۔ خاص طور پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بعض علاقوں میں یومیہ 12 سے 15 گھنٹے تک ہو رہی ہے، جس نے روزمرہ کی زندگی کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے، اور پاکستان میں 2002 سے آج تک بجلی کے بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے چین، ایران، تاجکستان اور ترکمانستان سے بعض معاہدے طے کیے تھے، جس کا مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ تاہم ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ 180 ملین آبادی کے حامل ملک کے لیے قلیل مدت میں توانائی کے بحران کو دور کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت قوم کو بجلی کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات حاصل کر سکے۔ ایک جانب بجلی کی کمی تو دوسری جانب گیس خصوصاً CNG کا روز بروز جو ہے بحران انتہائی تشویشناک ہو گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاور سیکٹر کے بغیر معیشت کبھی نہیں چل سکتی۔ توانائی کا بحران پاکستان کے چند کلیدی مسائل میں اولین مسئلہ بن چکا ہے، اور بجلی کی پیداوار اور طلب میں فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ فرق اس کے باوجود ہے کہ ملک میں صنعتی ڈھانچہ وسیع ہونے کے بجائے سکڑ رہا ہے، اور پاکستان سے اکثر صنعتیں بیرون ملک منتقل ہو گئی ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ اور جی سر محمد ندیم المعروف آغا سین سر۔ جی جی ندیم صاحب بتائیے۔ جی سر میری سر یہ گزارش ہے کہ جو ڈاکٹر سمر مبارک صاحب نے چند دن پہلے بات کی تھی وہ بڑی پرفیکٹ بات تھی، اور انہوں نے ہمارے مسائل سازی میں اور یہ باقی معاملات میں جو اپنی محنت ہماری عوام کو دکھائی ہے، میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ ان کو یہ موقع دیں اور وہ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔
اس میں حکومت پاکستان کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ وہ بجلی کے اس مسئلے کو حل کرے. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ ڈاکٹر سمر مبارک مند اس سے پہلے ہی کول پروجیکٹ پہ دریائے اپنا وہ سندھ میں کام کر رہے ہیں. جی بالکل سر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دیکھیں کہ ایسے پروگرام کو جو ہے جس طریقے سے دنیا میں متعارف کروایا ہے، مسائل سازی کروائی ہے، اور انہوں نے یہ بہت اچھا ہمیں تاثر دیا ہے، ہماری عوام کو بڑا ان سے جو سپورٹ ملی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو کرنے کا موقع دے، تو میرے خیال میں الحمدللہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور اس بحران سے جو ہے وہ نکل پائیں گے. بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بالکل درست کہا. ناظرین، ڈاکٹر سمر مبارک مند جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ سندھ میں اس حوالے سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوئلے کے ذخائر ہیں ان کوئلے کے ذخائر سے بجلی پیدا کی جائے اور اس سے پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت ترقی کرے گا اور عروج پر جائے گا. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.